नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हिंद महासागर का भविष्य, जो कि कह सकते हैं दांव पर लगा है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है भारत। तो आज हम ये समझेंगे कि ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था सिर्फ एक फैंसी शब्द क्यों नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक जरूरत, एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव क्यों बन गई है। भारत का समुद्र के साथ रिश्ता कोई नया नहीं, बहुत पुराना है। सोचिए, दशकों पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने महासागरों की इस अहमियत को पहचान लिया था। उनकी ये दूर की सोच आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और हमारे आज के डिस्कशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। ये स्ट्रक्चर न सिर्फ आपको इस विषय को गहराई से समझने में मदद करेगा, बल्कि मेंस की परीक्षा के लिए एक अच्छा जवाब तैयार करने में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हिंद महासागर आज किन मुश्किलों से गुजर रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1970s में जब UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी पर बात चल रही थी, तब ओशंस को मानव जाति की साझा विरासत माना जाता था। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर सबका हक हो, जिसे मिलकर संभाला जाए। लेकिन आज की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हमारे महासागर अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहे हैं। देखिए, हिंद महासागर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी यहीं बसती है और ये क्लाइमेट चेंज के लिहाज से दुनिया के सबसे वल्नरेबल इलाकों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का गर्म होना, समंदर का जल स्तर बढ़ना और इलीगल फिशिंग, ये सब मिलकर न सिर्फ समुद्री इकोसिस्टम को बल्कि उस पर निर्भर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपकी जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इन बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल क्या है। यहीं पर एंट्री होती है ब्लू इकोनॉमी की, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के तौर पर सामने आती है। अब ये ब्लू इकोनॉमी है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो ओशन के रिसोर्सेज से ग्रोथ भी चाहता है और साथ ही ओशन के इकोसिस्टम की सेहत का भी ख्याल रखता है। मतलब एक बैलेंस बनाना, सिर्फ रिसोर्स निकालना नहीं बल्कि उन्हें सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए। इसी के लिए भारत ने एक बहुत ही क्लियर 3 पिलर्स वाली स्ट्रैटेजी सामने रखी है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला स्ट्यूअर्डशिप यानी प्रबंधन, दूसरा रेजिलियंस यानी लचीलापन, और तीसरा इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। ये तीनों मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए फायदेमंद है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है स्टुअर्डशिप यानी प्रबंधन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें होड़ में शोषण करने की सोच से आगे बढ़ना होगा और मिलकर मैनेजमेंट करने की तरफ जाना होगा। ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। हिंद महासागर को एक साझा रिसोर्स की तरह देखना और उसके नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना। अब आते हैं दूसरे पिलर रेजिलियंस पर। ये फोकस करता है क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने की हमारी क्षमता बढ़ाने पर। और यहाँ भारत एक लीडर का रोल निभा सकता है। कैसे? एक रीजनल इनोवेशन हब बनाकर, जो छोटे आइलैंड देशों और अफ्रीकी तटीय देशों को अर्ली वार्निंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करे। और हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा सब तक ना पहुंचे। तो ये पिलर यही सुनिश्चित करता है। ग्रीन शिपिंग, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकते हैं बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिहाज से भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा प्लान, कोई भी बड़ा विजन, उसे हकीकत बनाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। और अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में ओशंस को लेकर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ रहे हैं। हाल की कई बड़ी समिट्स में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान हुआ है। ये दिखाता है कि दुनिया अब इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस हो रही है। लेकिन इतना सारा पैसा जो आ रहा है, उसे सही जगह लगाना भी तो जरूरी है। यहीं पर भारत एक इंडियन ओशन ब्लू फंड बनाने की पहल कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा फंड जो डेवलपमेंट बैंकों, प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सोर्सेज से पैसा लेकर सही प्रोजेक्ट्स में लगाए,
ये एक बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो सकता है। एक बात और, ब्लू इकोनॉमी को सिर्फ इकोनॉमी या एनवायरनमेंट के चश्मे से देखना अधूरा होगा। असल में ये भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये आपकी जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया था, सागर। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो सिद्धांत है, ये आज भारत की मैरिटाइम पॉलिसी की नींव है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सागर डॉक्ट्रिन जो है वो सिक्योरिटी की ट्रेडिशनल परिभाषा से कहीं आगे की बात करता है। ये कहता है कि असली सिक्योरिटी एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी से आएगी। मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है, जब इकोसिस्टम हेल्दी होगा, जब सबके पास ग्रोथ के मौके होंगे, तो टकराव और झगड़े की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। तो अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि इस पूरे रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की क्या भूमिका हो सकती है और भारत की स्थिति कितनी यूनिक है। देखिए, आने वाले कुछ साल, खास तौर पर 2026, ओशन गवर्नेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। COP30 हो या तीसरा UN ओशन कॉन्फ्रेंस, ये सब ऐसे इंटरनेशनल मंच हैं जहां भारत के पास अपनी लीडरशिप दिखाने का एक सुनहरा मौका है। इसमें भी खास तौर पर BBNJ अग्रीमेंट यानी बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, अगर भारत इसे रैटिफाई करता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे भारत को ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स और ब्लू बॉन्ड्स जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस में दुनिया को रास्ता दिखाने का मौका मिलेगा। तो चलिए परीक्षा के नजरिए से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है? BBNJ अग्रीमेंट क्या है, सागर का फुल फॉर्म और ये कब आया? 2015। मेंस के लिए आपको एनालिटिकल पॉइंट्स पर फोकस करना है, जैसे सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी का लिंक क्या है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के कौन-कौन से मॉडल हो सकते हैं और कैसे भारत एक लीडिंग पावर की भूमिका निभा सकता है। आखिर में भारत का जो विजन होना चाहिए वो एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांत पर टिका होना चाहिए, हिंद महासागर से दुनिया के लिए। इसका मतलब ये है कि हम इस रीजन में जो समाधान तैयार करेंगे वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। भारत के पास विजन तो है, पर क्या उसके पास इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए फाइनेंस को एक्शन से जोड़ने और ऐसी पार्टनरशिप बनाने की इच्छा शक्ति है जो लंबे समय तक टिके? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा।